सुप्रभात। मैं श्रीमती कविता राय, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मापुरा जयपुर में कार्यरत हूँ। आइए आज हम कक्षा 11 की सामान्य विज्ञान के पाठ 19 के पादपों के पारिस्थितिक अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग आवासों में निवास करते हैं। उनका पर्यावरण एक समान नहीं होता है, इसीलिए पादप जिस पर्यावरण में उगते हैं, जिस पर्यावरण में पलते बढ़ते हैं, उस पर्यावरण के ही फलस्वरूप अपने अनुकूल लक्षण उत्पन्न कर लेते हैं ताकि वे उस वातावरण विशेष में जीवित रह सकें। इस प्रकार वातावरण विशेष में जीवन यापन करने के लिए उत्पन्न अनुकूल लक्षणों को पादप अनुकूलन कहते हैं। आइए अब हम अध्ययन करेंगे कि पौधों के उगने वाली मिट्टी के आधार पर हम पादपों को किन श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जलोद्भिद पादप। वे पादप जो जलीय आवासों में पाए जाते हैं। समुद्भिद पादप जो सामान्य परिस्थितियों में पाए जाते हैं। मरुद्भिद शुष्क आवासों में जहाँ पर जल की कमी होती है, चाहे वह हिम हो, बर्फ या फिर मरुस्थल रेगिस्तान, उनको हम मरुद्भिद पादप कहते हैं। अम्लोद्भिद पादप जो ऐसे पादप जो कि अम्लीय मृदा में उगते हैं, ऐसी मृदा जिसमें अम्ल की मात्रा, जिसका पीएच जो है वो निम्न होता है, कम होता है, उनको हम अम्लोद्भिद पादप कहते हैं। लवणोद्भिद पादप जो लवण युक्त मृदा में उगने वाले पादप होते हैं। बालकोद्भिद पादप जो बालुई मृदा या रेत या बजरी में उगने वाले पादप होते हैं। आइए सबसे पहले हम जलोद्भिद पादप यानी कि वे पादप जो कि जल में उगते हैं उनके अनुकूलन की अध्ययन करते हैं। अनुकूलन दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार है अकार्य अनुकूलन। अकार्य अनुकूलन में हम ये देखते हैं कि पौधों के जो जलीय पादप हैं उनकी जड़ें वो अल्प विकसित होती हैं या अनुपस्थित होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पादप जो जल में उग रहे हैं उनके आसपास जल ही जल है और उनको बहुत अधिक जल अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि जड़ का ही कार्य होता है कि जल को अवशोषित करना। तो क्योंकि जल आसपास बहुत सारा है इसलिए जड़ को बहुत ज़्यादा विकसित होने की आवश्यकता नहीं है। जलीय पादप जो हैं उनमें मूल गोप के स्थान पर मूल कोट्रिकाएं, जिन्हें कि हम अंग्रेजी में रूट पॉकेट्स भी कहते हैं, पाई जाती हैं। जलीय पादपों के अंदर मूल रोम अनुपस्थित होते हैं, इसलिए क्योंकि उनमें अवशोषण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता, जल का अवशोषण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में जो हम अगला अकार्य के अनुकूलन जलोद्भिद पादप में पढ़ते हैं वो है स्तंभ के अंदर। इनका स्तंभ जो है वो प्रायः कोमल, पतला, लचीला, कमज़ोर, हल्का हरे या पीले रंग का होता है। इनका तना इसलिए कमज़ोर और लचीला होता है ताकि जब पानी की लहरें आएँ तो इनका तना पानी के लहरों के साथ में मुड़ सके और टूटे नहीं। जो अगला अनुकूलन है इन पादपों के अंदर वो है कि इनका तना जो है वो स्पंजी होता है, अतः जल की लहरों के साथ लहरों को यह आसानी से सहन कर सकता है। अब हम आते हैं इसके जलीय पादपों के पर्ण के अनुकूलन पे कि इनकी पर्ण जो है वो किस प्रकार से अनुकूलित होती है। जल निमग्न पादपों की पत्तियां पतली, छोटी या कटी फटी होती हैं, अतः जल की धाराओं या लहरों को सहन कर सकती हैं। जो जल प्लावी पादप होते हैं यानी कि जो जल के ऊपर तैरते रहते हैं, उनकी जड़ों के द्वारा कीचड़ में स्थिर रहते हैं। इनकी पत्तियां बड़ी व सुविकसित होती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर दो प्रकार की पत्तियां हैं। जो जल निमग्न पादप हैं उनकी पत्तियां जो हैं वो तो पतली और छोटी और कटी फटी हैं, और जो जल प्लावी पादप हैं उनकी पत्तियां बड़ी और सुविकसित होती हैं। अब हम आते हैं इनका पर्णवृंत। पर्णवृंत का मतलब होता है पर्ण के नीचे वृंत यानी डंडी। जो पर्ण के नीचे जो डंडी पाई जाती है, कुछ पादपों के अंदर पर्णवृंत जो है वो फूला हुआ और स्पंजी हो जाता है, जो पौधे को जल पर तैरने में सहायता करता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई गुब्बारा अगर हमने फुला लिया है, गुब्बारा फुला करके हम पानी पे छोड़ें तो वो गुब्बारा बांध करके गुब्बारे को
तो वो गुब्बारा जो है पानी में तैरता रहता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ जलोद्भिद पादपों के जो पर्णवृंत होते हैं वो फूले हुए होते हैं, स्पंजी होते हैं, ताकि वो जल में उनको तैरने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए है सिंघाड़ा और जलकुंभी। इसका चित्र जो है वो पिछले वाले पेज के अंदर था, हम वापस से पीछे जाके देखते हैं। ये देखिए आप, इस पौधे का पर्णवृंत जो है वो फूला हुआ है। ये आप देख सकते हैं जलकुंभी पौधा। इस जलकुंभी पौधे का जो पर्णवृंत है, पर्ण के नीचे की जो डंडी है वो फूली भी दिखाई दे रही है, जो कि पौधे को तैरने में सहायता प्रदान करती है। अब हम आते हैं इन्हीं जलीय पौधों के अंदर। इन जलीय पौधों के अंदर कुछ जलीय पादपों में दोनों प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, है ना। पौधा का जो हिस्सा जल के अंदर होता है उसके अंदर तो वही छोटी और पतली, और कुछ क्या जो उसी पौधे का जो हिस्सा जल के बाहर होता है उसकी पत्तियां बड़ी और कटी फटी होती हैं। इस प्रकार एक ही पौधे में क्योंकि दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, इसलिए इसे हम विषम पर्णिता कहते हैं। विषम यानी अलग अलग, पर्णिता यानी पर्ण। एक ही पौधे में जब दो अलग अलग प्रकार की पर्ण पाए जाते हैं तो उसे हम विषम पर्णिता कहते हैं। ये तो सारे के सारे हमारे जो अनुकूलन थे वो अकारिकीय अनुकूलन थे। अब हम आते हैं आंतरिक अनुकूलन के अंदर। आंतरिक अनुकूलन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो जल निमग्न पादप होते हैं उनकी अधिचर्म की कोशिकाएं एक पंक्ति में होती है। ये परत जल, खनिज पदार्थों एवं गैसों के विनिमय का कार्य करती हैं। जलीय पादपों में वायु प्रकोष्ठ की बहुलता होती है, जो पादपों को प्लावता यानी कि ऊपर तैरने का गुण प्रदान करती है। इन वायु प्रकोष्ठों के अंदर वायु भर जाती है, जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो प्लावी यानी ऊपर तैर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन जलोद्भिद पादपों के अंदर जल व खनिज लवण का अवशोषण पादपों की संपूर्ण सतह से होता है, अतः इन्हें विकसित संवहन उत्तकों जैसे जाइलम व फ्लोएम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, या ये कहें कि वो अल्प विकसित होते हैं। यहाँ पर हमारे जलोद्भिद पादप समाप्त होते हैं। अब हम अगले पढ़ेंगे मरुद्भिद पादपम। मरुद्भिद पादप यानी कि वे पादप जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादपों को हम मरुद्भिद पादप कहते हैं। मरुद्भिद पादपों के हम सबसे पहले आकारी के अनुकूलन पढ़ते हैं। मरुद्भिद पादपों का जो मूल है, वो मूल यानी जड़, वो मरुद्भिद पादप क्योंकि शुष्क आवासों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका मूल तंत्र जल अवशोषण करने के लिए अत्यधिक विकसित होता है। क्योंकि मरुस्थल के अंदर जल की कमी होती है, इसलिए जड़ें जो हैं वो बहुत फैली हुई होती हैं, ताकि पौधा अधिक से अधिक जल अवशोषित कर सके। इनकी जड़ें प्रायः मूसला मूल प्रकार की होती हैं, जो कि शाखित एवं विस्तृत रूप से फैली होती हैं, ताकि मृदा में गहराई तक जाकर के जल अवशोषण कर सके। इनके मूल रोम और मूल गोप जो है वो भी सुविकसित होते हैं। अब हम आते हैं मरुस्थलीय पादपों के स्तंभ में अनुकूलन पर। उनकी आकारिकी कैसी होती है। मरुस्थलीय पादपों में अधिकांश स्तंभ काष्ठीय व मोटे व छोटे होते हैं। ये इनके कुछ तने जो हैं, कुछ पादपों के अंदर तने जो हैं वो भूमिगत भी हो जाते हैं, जैसे एलोए के अंदर। हमने एलोवेरा आजकल हम बहुत सुनने में आ रहा है, एलोवेरा खूब काम में भी ले रहे हैं लोग बाग। ये एलोवेरा जो है उसका तना भूमिगत हो जाता है, ये आप चित्र में देख रहे हैं। इसकी मांसल पत्तियां जो हैं जो हम काम में लेते हैं, किनारों पे कंटक होते हैं, और प्रकंद जो है ये है इसका भूमिगत तना। अगला आकारी के अनुकूलन है कि इसके स्तंभ पर बहुकोशी के स्तंभ रोम पाए जाते हैं। मरुद्भिद पादपों में तने की शाखाओं पर कंटक पाए जाते हैं। कुछ मरुद्भिद पादपों में स्तंभ रूपांतरित होकर पत्ती के समान चपटा व हरा हो जाता है। इसे पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। इसका उदाहरण है कोकोलोबा। कोकोलोबा में क्या होता है कि जो पादप है उसका जो स्तंभ है, उसका जो तना है, वो रूपांतरित होकर पत्ती की तरह दिखाई देने लगता है और चपटा और हरा हो जाता है। इस अवस्था को हम फिलोक्लेड या पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। मरुद्भिद पादपों के पर्ण, मरुद्भिद पादपों की पत्तियां प्राय छोटी होती हैं और कुछ समय बाद में, अधिकांश ऐसा होता है कि कुछ समय बाद में वो विलुप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आपने देखा होगा कई नागफनी की जो पत्तियां होती हैं
वो कंटक के रूप में, कंटक यानी कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि इन पादपों की पत्तियों में रूपांतरण का कारण है वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देना। आप चित्र में देख रहे हैं पत्तियां जो हैं वो कंटक के अंदर रूपांतरित हो गई हैं, ताकि न पत्तियां होंगी न वाष्पोत्सर्जन होगा। तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियों को कंटक के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिन पादपों की पत्तियों की सतह पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। ये रोम अधिचर्म व पर्णरंध्रों को आवृत करके वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं। जो रोम होते हैं, बारीक बारीक रोम यानी जो संरचनाएं होती हैं, वो पर्ण की रंध्र यानी ऐसे छिद्र जिनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो सकता है, उन वाष्पोत्सर्जन को दर को कम करने के लिए ये रोम जो हैं वो पर्ण रंध्रों को आवृत कर देते हैं। कुछ पादपों के अंदर जल की हानि को रोकने के लिए पत्तियां बहुत जल्दी ही सूख करके गिर जाती हैं और उनका पर्णवृंत, पर्ण का जो वृंत है, पर्ण के नीचे जो डंडी पाई जाती है, वो चपटा और हरा हो जाती है। इस अवस्था को हम पर्णाभ वृंत कहते हैं। जब पर्ण का वृंत चपटा और हरा हो जाता है तो इस अवस्था को हम पर्णाभ वृंत कहते हैं। अब आगे हम अगले पेज पे देखेंगे कि मरुद्भिद पादपों के आंतरिक अनुकूलन, वो अनुकूलन जो उनके पादपों के शरीर के या उन पादपों का जो जड़ है, तने हैं, पत्तियां हैं, उनकी कोशिकाओं के अंदर जो अनुकूलन पाए जाते हैं। इनकी बाह्य स्तर पर बहुकोशिकीय रोम होते हैं तथा ऊपरी सतह चमकीली होती है जो उन पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। जब सतह चमकीली होगी तो सूर्य का प्रकाश जो उनकी सतह पर पड़ेगा वो परावर्तित होकर वापस से लौट जाएगा। कई मरुद्भिद पादपों में द्वितीय वृद्धि होने के कारण कॉर्क व छाल पाई जाती है जो अधिचर्म के लिए एक आवरण का कार्य करती है। अधिचर्म को ढककर रखती है कॉर्क या छाल को। कुछ मरुद्भिद पादपों के जो तने होते हैं उनमें गर्तीय स्थलों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। जब रंध्र अंदर गर्त में धस जाते हैं तो उसके फलस्वरूप जो वाष्पोत्सर्जन है उसकी दर भी कम हो जाती है। कुछ घास के कुल के पौधे होते हैं मरुद्भिद पौधों के अंदर जिनमें बुलीफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को हम बुलीफॉर्म कोशिकाएं कहते हैं। क्या कार्य होता है इन कोशिकाओं का? ये कोशिकाएं जो हैं इन कोशिकाओं की वजह से पत्तियां लिपट करके गोलाकार या नलिकाकार हो जाती हैं, जिससे तेज धूप से सुरक्षा होती है एवं वाष्पोत्सर्जन कम होता है। पत्तियों के पर्ण मध्योतक में खंभोत्तक और स्पंजीयोतक दो प्रकार में विभेदित होता है। जो पर्ण का मध्योतक होता है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी? एक तो खंभ कोशिका और दूसरी स्पंजी कोशिकाएं। मरुद्भिद पादपों के संवहन उत्तक जो है वो सुविकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत नीचे तक जा कर के पानी को ढूंढ करके और पौधे के ऊपर तक पहुंचाना होता है, इसलिए उनमें जाइलम और फ्लोएम बहुत अधिक विकसित होते हैं। ये हमारे खत्म होते हैं मरुद्भिद पादपों के आंतरिक अनुकूलन। पहले हमने अकारिक अनुकूलन पढ़े, अब हमने आंतरिक अनुकूलन। अब आते हैं हम लवणोद्भिद पादपों पर। ऐसे पादप जो ऐसी मृदा में उगे जहाँ पर लवणों की मात्रा अधिक होती है उन्हें हम लवणोद्भिद पादप कहते हैं। अतः जल की अधिकता होने के बाद भी ये पादप जो है वो जल का अवशोषण नहीं कर पाते। इन लवणोद्भिद पादप अधिकांश से छोटे वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं। इन पादपों की जड़ें मृदा में अत्यधिक फैली हुई तथा कम गहराई तक जाती हैं। इन जड़ों की अतिरिक्त वायवीय शाखाओं, वो शाखाएं जो कि ऊपर वायु में हैं, उनसे स्तंभ मूल व अवस्कंद मूल भी विकसित होती हैं। ये जड़ें पादप को दलदल युक्त बालुई मिट्टी में स्थिर रखती हैं। जैसे कि हमने देखा है बरगद के पेड़ में भी स्तंभ मूल पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से बरगद के पेड़ के जैसी मूलें होती वैसी ही मूलें, उसी प्रकार की मूलें शाखाओं से निकलती हैं और नीचे दलदली भूमि में जाती हैं ताकि पौधे को अपनी जगह पर स्थिर रख सकें। इसके अलावा मैंग्रोव मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अतः इन पौधों की जड़ों में श्वसन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अतः इन पादपों की जड़ों में कुछ शाखाएं ऊर्ध्व दिशा से वृद्धि करके खूंटे या शंकुनुमा आकृति ग्रहण कर लेती हैं, दलदली भूमि से बाहर निकल आती। जैसे मान लीजिए ये भूमि है तो इस भूमि के बाहर ये शंकुनुमा संरचना
जो है बाहर निकल आती है। इन शंकुनुमा संरचनाओं पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इनके ऊपरी सिरों पर थोड़े नीचे तक अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम वातरंध्र या न्यूमेटोफोर कहते हैं। इन छिद्रों को हम वातरंध्र या न्यूमेटोफोर कहते हैं। इनका कार्य होता है कि इन छिद्रों से ऑक्सीजन अवशोषित कर ली जाती है और जो पौधे को जो ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है उसकी पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। इसका स्तंभ मांसल और गूदेदार होता है। पत्तियां मोटी, मांसल छोटी आकृति की होती हैं। एक विशेष इन पौधों के अंदर एक फीचर पाया जाता है, वो है कि इन पादपों में जो बीज है वो मात्र पादप पे लगे हुए फल में ही अंकुरित होते हैं। जो बीज है, बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है। इस अवस्था को हम विविपेरस अंकुरण कहते हैं। विविपेरस अंकुरण जो है वो दलदली मृदा का एक विशेष लक्षण दलदली है। समुद्रित पादप, इस श्रेणी के पादपों की संख्या संभवतः पृथ्वी पर सबसे अधिक है। ये पादप वातावरण की सामान्य परिस्थिति में पाए जाते हैं। अनुकूल तापमान, नमी व जला की पर्याप्त उपलब्धता में सदाबहार वन विकसित होते हैं। इन पादपों का मूल तंत्र स्पष्ट व सुविकसित होता है। तना वायवीय, काष्ठीय, सामान्यतः ऊर्ध्व, मोटा एवं शाखित होता है। इन पादपों की पत्तियां बड़ी, चौड़ी, पतली, मोटी व गहरी होती है। पर्णमध्योत विकसित स्तंभ और स्पंजी कोशिकाओं में विविधित होता है। इन पादपों में यांत्रिक उत्तक व संवहन उत्तक स्पष्ट व सुविकसित होते हैं।